हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला था। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोरस्पोंडिंग कोई पॉइंट दे रखा है, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका कंसेप्ट इसके नाम में ही छुपा है। वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे भाई, इक्वल रहे, उस सरफेस को हम कौन सा सरफेस बोलेंगे भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेसेस at every point of which the potentials remain same are called equipotential surfaces। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे एक ये स्फेरिकल पोर्शन हमने ले लिया, ये सरफेस ले लिया। अब इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंसेस क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी, क्योंकि ये सभी क्या है? रेडियस, और रेडियस क्या रहती है? एक स्फीयर की क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस इक्वल है चार्ज से, तो इस सरफेस पर जो भी पॉइंट लाई करेंगे, उन सब पॉइंटों पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, क्योंकि पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब Q हमारे पास फिक्स है, ये Q ले लिया मान लीजिए, और R की बात करें तो ये सभी डिस्टेंस सेंटर से इस सरफेस तक की सभी क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो उसके बेस पर बताइए V कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वो सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहे? सेम रहे, उन सरफेसेस को हम कौन से सरफेस कहेंगे भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मान लीजिए एक पॉइंट A ले लिया, एक पॉइंट B ले लिया। अब A पर भी पोटेंशियल वही है, B पर भी पोटेंशियल वही है, तो दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ज़ीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया और हम A से B की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्क परफॉर्म होगा VW इट विल बी इक्वल टू A to B, वो किसके इक्वल होगा भाई? VB - VA तो होगा। अब VB और VA इक्वल है, ये मान लीजिए V ले लिए, तो V - V, W क्या आ गया भाई? ज़ीरो। W ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर WAB हमारा क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। अब वर्क डन का एक कंसेप्ट आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के रूप में भी पढ़ा है, तो उसके बेस पर अगर हम ये वर्क डन लेना चाहें तो बताइए। और F का और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, F = Q × E। अगर Q की वैल्यू, Q यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है भाई? टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पर अगर Q की वैल्यू किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, इफ़ Q = 1, तो F बताइए E के इक्वल आ जाएगा। F E के इक्वल आ गया, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब लेंगे, तो मान लीजिए A से B तक जब चार्ज को कैरी किया जाता है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर क्या हो? DL हो, तो बताइए WAB किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू EDL cos ऑफ थीटा। और ये जब वैल्यू आ जाएगी, जब इस इक्वेशन के बेस पर बताइए, फर्स्ट इक्वेशन के बेस पर WAB तो ज़ीरो के इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल था,
तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जीरो, ना वहाँ पर DL जीरो, तो इसका मतलब क्या है, कोस थीटा वहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कोस थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि थीटा वहाँ कितना लाई कर रहा है भाई, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करेगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, आउटवार्ड जाती हैं, तो ये जो आउटवार्ड जाएंगी ये इस सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ से ये देखिए, ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास से इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो ये तो एक पॉजिटिव चार्ज के कंसर्न हमने लिया। अब पॉजिटिव चार्ज के जितना नज़दीक होगा वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो एक दूसरे की क्लोजली लाई करेंगे भाई, और जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे तो वो गैप जो है बढ़ता चला जाएगा भाई। पहले इतना गैप बन रहा था, अब देखो इतना गैप हो गया, और बाहर लेने तो और ज़्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा। इसका रीज़न आप इजीली समझ सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर चार्ज के नज़दीक जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी भाई, डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ये तो हमने लिया भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस रखा हो तो उस केस में देखिए, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है। अब आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्मली पास होंगी इससे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस की किस डायरेक्शन में लाई करें भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बेस पर आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो गैप है वो इक्वल गैप यहाँ पर आ रहा है। तो ये कंसेप्ट था भाई हमारे पास किस चीज़ का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब भाई अगला कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशनशिप निकालेंगे हम किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इसमें हम यूज़ करेंगे कौन से कंसेप्ट का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो इक्विपोटेंशियल दो मान लीजिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिए भाई, जो कि एक दूसरे की वेरी क्लोजली लाई कर रहे हैं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ऊपर वाला ले लिया और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये नीचे वाला ले लिया। अब इस ऊपर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, इसी तरह से नीचे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। अब मान लीजिए ये वेरी क्लोजली लाई कर रहे हैं और यहाँ पर किसी चार्ज को एक सरफेस हमने मान लीजिए ए ले लिया, एक सरफेस हमने बी ले लिया। अब मान लीजिए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ए का जो पोटेंशियल है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी ए से, और इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी बी से।
वी ए को मान लीजिए हमने वी से रिप्रेजेंट करवा दिया और वी बी को हमने रिप्रेजेंट करवा दिया वी माइनस डी वी से। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वी माइनस डी वी। और भाई इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वी। अब मान लीजिए यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को कैरी किया जाता है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जाए तो वो आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस डायरेक्शन में लाई कर गया और उसको कैरी किया जाता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से बी से ए की तरफ, और वो डिस्टेंस मान लीजिए हमने कितनी ले ली भाई, डी आर। अब देखिए, अब इस पॉइंट से और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस तक कैरी करने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ न कुछ वहाँ पर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके इक्वल आएगा भाई, W कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, B टू A, वो किसके इक्वल होता है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो उसके बेस पर ये पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो B से A की तरफ आ रहे हैं तो ये आ जाएगा VA माइनस VB। VA और VB की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, VA तो V है और VB कितना है, V माइनस DV है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, इट विल बी V माइनस DV। इसको जो आप ओपन करेंगे तो V माइनस V और माइनस माइनस प्लस DV, V से V कैंसिल, ये कितना आ गया भाई, DV। एक तो वैल्यू आपके पास ये आ गई भाई वर्क डन की। एक वर्क डन की वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से भी निकाली जा सकती है। तो फोर्स की बात करते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ फोर्स का रिलेशनशिप F इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो चार्ज 1 आ जाएगा, तो F और E इक्वल आ जाएंगे। और अब देखिए F और E इक्वल आ गए तो अब E की डायरेक्शन इधर है, DR की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, 180। उसके बेस पर WBA का दूसरा रिजल्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई E DR कोस ऑफ 180, कोस 180 माइनस 1 है तो ये आ जाएगा माइनस EDR। अब WBA देखिए यहाँ से तो DV के इक्वल आ गया और WBA यहाँ से माइनस EDR आ जाएगा। तो 1 और 2 को इक्वेट 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो बताइए यहाँ से माइनस EDR DV के इक्वल आ जाएगा और E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी माइनस DV बाई DR। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारे पास आ गया जो बार बार यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, और पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर रखा है। DR यहाँ की क्या थी, स्मॉल डिस्टेंस ही तो थी। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो उसका क्या बन जाती है भाई, ग्रेडियंट। वो पिछले हैं उसमें +1 में आपको डायमेंशन एनालिसिस में करवाया गया था। वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन निकालनी हो तो वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी हो तो प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, और यहाँ पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये कंसेप्ट हुआ भाई रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बढ़ते हैं भाई अगले कंसेप्ट की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस चैप्टर को शुरू किया था बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में भी हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है भाई ये।
तो क्या बताया गया था कि भाई कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है और उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन तक लाने में हमें कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, वो उस चार्ज के अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और वो एनर्जी बोली जाती है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए पहले से यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और एक चार्ज Q1 जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा था भाई? इन्फिनिटी पर लाई कर रहा था। उसको हम एक पर्टिकुलर लोकेशन तक लाना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम इसको लाना चाहते हैं। अब जब इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या इसकी कोई अपोजिशन होगी? अपोजिशन नहीं होगी तो वहाँ पर क्या कोई वर्क परफॉर्म किया जाएगा? क्योंकि वर्क तो तभी परफॉर्म किया गया था अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। पहले से कोई सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होता और वो इसको आने से रोकता, तब तो वर्क परफॉर्म होता। लेकिन यहाँ पहले कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं, तो फिर कोई वर्क वहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा। वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पर इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वर्क डन पर, और वो वर्क डन क्या हो गया? 0। अब मान लीजिए दूसरा केस क्या हो गया? अब ये यहाँ पर ले आए हम Q1। अब कोई दूसरा चार्ज Q2 ये भी कहाँ पर लाई कर रहा है भाई? इन्फिनिटी पर। अब जब इस Q2 को हम एक पर्टिकुलर लोकेशन तक लाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए यहाँ लाना चाहते हैं, तो अब इसके नेबरहुड में एक चार्ज पहले से लाई कर रहा है। अब यहाँ पर अपोजिशन फैक्टर जो है वो अराइज होगा। ये चार्ज इसको इधर आने से रोकने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर एडजस्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि इस चार्ज में एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस लाई करेगी इन दोनों चार्जेस के बीच में। मान लीजिए वो डिस्टेंस हम किससे लेकर चल रहे हैं? R12 से। तो इस Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस हमारे पास R12 हो गई। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल एडजस्ट करेगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट A ले लिया, ये मान लीजिए पॉइंट B ले लिया, तो पोटेंशियल एट B कितना आ जाएगा भाई? 1/4πε0 Q1/R12 आ जाएगा। ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर अगर हम वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से Q2 के कारण निकलेगी। तो वो किसके इक्वल हो गया? अब वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन W इज इक्वल टू V अपॉन W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q का कंसेप्ट आपने पढ़ा है। हम क्या निकालना चाहते हैं? W, तो V इंटू Q। अब V आपके पास आया हुआ है और Q यहाँ पर क्या है? Q2। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई? इट विल बी 1/4πε0 Q1/R12 और साथ में क्या आ जाएगा? Q2। तो इसके बेस पर ये जो वर्क डन की वैल्यू आई, यही यहाँ पर इस चार्ज के अंदर, इस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग किस चीज़ की वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसको आप U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो दो चार्जेस के कारण आ गई भाई। इसी तरह से दो से ज़्यादा चार्जेस अगर हम लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए तीसरा चार्ज Q3 ले लिया जो कि इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। अब इसको भी एक पर्टिकुलर लोकेशन तक हम लाना चाहते हैं। मान लीजिए ये पर्टिकुलर लोकेशन ये हो गई, Q3 यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो अब एक तो इंटरेक्शन इस Q1 और Q3 का रहेगा और एक इंटरेक्शन इस Q2 और Q3 का रहेगा। उसके बेस पर Q1 और Q3
को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस तो मान लीजिए R13 से रिप्रेजेंट कर दी, और Q2 और Q3 को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस R23 से रिप्रेजेंट कर दी। तो उसके बेस पर जैसे आपने पीछे Q2 के कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकाला था, यहाँ पर दो वर्क डन का सम आ जाएगा, एक Q1 और Q3 से रिलेटेड और एक Q2 और Q3 से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये मान लीजिए इसके कारण आपके पास वैल्यू आई थी W1। तो फर्स्ट चार्ज के कारण तो हमने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, तो ये तो ज़ीरो हो गई। ये हमारे पास W2 आ गई जब सेकंड चार्ज को हम इस Q1 के नेबरहुड में लाए, और जब थर्ड चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन वहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, एक तो Q1 और Q3 और नीचे R13 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और यहाँ पर R23। ये 3 चार्जेस का केस हो गया। इसी तरह से 4 चार्जेस का निकाल सकते हैं, 5 चार्जेस का निकाल सकते हैं। जनरल केस आप यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो जनरल केस यहाँ पर हमारे पास वर्क डन का क्या बना, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ QI RI अपॉन QI RJ सॉरी, और नीचे आ जाएगा RIJ। यहाँ पर I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1 to N। अब यहाँ पर I और J जो हैं वो आपने क्या हैं, अलग अलग लेने पड़ेंगे, इसीलिए ये आप यहाँ से I और J को जो आप यहाँ पर लेकर चलेंगे वो अब यहाँ पर I1 ले लिया, J1 ले लिया, लेकिन क्या होगा, I और J यहाँ पर शिफ्ट